प्रश्न 1। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। विन्यास के आधार पर इनके मुख्य प्रकार हैं: मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। कार्य के आधार पर कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम, पशुपालक ग्राम आदि प्रमुख हैं। बस्तियों की आकृति के आधार पर इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियां हो सकती है। एक, लंबवत अथवा रैखिक आकृति, द लिनियर पैटर्न। ऐसे गांवों में मकान किसी सड़क, रेल, नहर या नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य गलियां सड़क, रेल या नदी आदि के समानांतर होती है। दो, क्रॉस की या चौक पट्टी आकृति। इस प्रकार के गांव उन स्थानों पर बसते हैं जहां मार्ग चारों ओर से आकार एक दूसरे के लगभग समकोण पर मिलते हैं। इन गांवों में चौमुखी दिशाओं में घर बन जाते हैं। तीन, तारक आकृति, स्टार लाइक पैटर्न। कई बार एक गांव के मध्य से कई सड़कें विभिन्न दिशाओं को जाती है या विभिन्न दिशाओं से आकर गांव में मिलती है। ऐसी स्थिति में मकान सड़कों के किनारों पर बन जाते हैं। इस प्रकार विकसित गांव की आकृति तारानुमा बन जाती है, जिसे तारक आकृति कहते हैं। चार, आकार की आकृति। ये गांव तिराहों पर बसते हैं जहां पर एक मार्ग दूसरे मार्ग से लगभग समकोण पर आकर मिलते हैं। इन बस्तियों का आकार अंग्रेजी के अक्षर टी से मिलता है, जिस कारण इन्हें आकार की बस्तियां कहते हैं। पांच, गोलाकार आकृति, सर्कुलर पैटर्न। इसे वृत्तीय प्रतिरूप भी कहते हैं। जब कभी किसी झील या तालाब के किनारे मकान बन जाते हैं तो गांव की गोलाकार आकृति होती है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गांव बहुत मिलते हैं। 6, युग्म या दोहरी आकृति। जब कभी कोई सड़क नदी या नहर को पुल द्वारा पार करती है तो सड़क तथा नदी दोनों के किनारों पर मकान बन जाते हैं। ऐसी बस्ती को युग्म आकृति वाली बस्ती कहते हैं। प्रश्न 2। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत प्रवासी भारत से अन्य देशों में जाते हैं और अन्य देशों से भारत में आते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों ने प्रवास किया। इनमें से 96% व्यक्ति पड़ोसी देशों से आए हैं। बांग्लादेश 30 लाख, इसके बाद पाकिस्तान 9 लाख और नेपाल 5 लाख। इनमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट हैं। जहां तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायास्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है। लोग रोजगार तथा उच्च स्तरीय जीवन का तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाएं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3। प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या हैं? उत्तर। प्रवास के परिणाम। 1, सामाजिक परिणाम। प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अच्छे माध्यम होते हैं क्योंकि वे नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि के संबंध में नए विचारों का प्रसार करते हैं। 2, जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर का जनसंख्या के वितरण में जनांकीय असंतुलन पैदा हो जाता है। ग्रामीण इलाकों से युवा आयु वाले दक्ष एवं कुशल लोगों द्वारा नगरों की ओर प्रवास करने से ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतया उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रश्न 1।
भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, भारत में सिंचाई की निरंतर व बढ़ती हुई आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। एक, अनिश्चित वर्षा। भारत की वर्षा बहुत अनिश्चितक है। कभी मानसून के शीघ्र आने पर वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है, तो किसी वर्ष इसके देर से आने पर देर से शुरू होती है। वर्षा में कभी कभी कुछ सप्ताहों तक वर्षा नहीं होती और कभी कभी निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रहती है। दो, वर्षा का असमान वितरण। भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए मासिनराम, चेरापूंजी के निकट स्थित एक गांव में 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम राजस्थान में केवल 15 सेंटीमीटर। कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई के फसलें उगाना संभव नहीं है। 3, वर्षा की निश्चित अवधि। भारत की 80% वर्षा जून से सितंबर तक होती है, शेष 8 महीने लगभग शुष्क रहते हैं। इस समय वर्षा की कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाता है। 4, विशेष फसलों को अधिक जल की आवश्यकता। भारत में कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए धान, चावल, जूट, गन्ना, चाय आदि फसलों को सिंचाई द्वारा नियमित रूप से जल की पूर्ति की जाती है। प्रश्न 5, खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों तथा कैसे करना चाहिए? उत्तर, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। वर्तमान में तीव्र गति से होने वाले औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे इनके अत्यधिक शोषण को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनका संरक्षण किया जाए। देश की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं खनिजों से होगी, अतः इन्हें विनाश से बचाना होगा। खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए खनिजों के लगातार शोषण को नियंत्रित रखना, खनिजों का संपूर्ण एवं मितव्ययिता से उपयोग करना और कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खनिजों के स्थान पर कम मांग के अन्य संसाधनों का प्रयोग करना आवश्यक है। स्क्रैप धातु का बार बार प्रयोग कच्चे माल में प्रयुक्त खनिजों को बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ साथ खनन प्रक्रिया के पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने के उपायों का भी विकास किया जाए। सीमित आपूर्ति तथा निरंतर बढ़ती हुई मांग कर पृष्ठ भूमि में खनिज संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य हो गया है। संसाधनों के प्रयोग की पुरानी एवं परंपरागत विधियों के प्रयोग से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं और पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है। सतत पोषणीय विकास के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है ताकि हमारी भावी पीढ़ियां इनके लाभ से वंचित न रह जाएं। ऊर्जा के परंपरागत साधनों के प्रयोग को कम करके अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छाजन स्क्रैप के प्रयोग से कई धातुओं का संरक्षण किया जा सकता है। यह क्रिया लोहा, तांबा, सीसा तथा जस्ते जैसी धातुओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। अत्यल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को कम कर सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी कम करना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। खनिज कच्चे पदार्थों के संरक्षण के लिए धातु का पुनः चक्रण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। धातुओं का बार बार प्रयोग बढ़ने से उन्हें संरक्षित किया जा सकेगा। खनिज उत्खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, अर्थात यह भी प्रयास करना होगा कि खनिजों के उत्खनन से अन्य संसाधनों को कोई हानि न हो। 3. खनिजों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रबंधकारिणी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। 4. संपूर्ण खनिजों का उत्खनन। खनिजों के विकल्पों की खोज की जाए ताकि खनिजों का संरक्षण किया जा सके। 6. खनिज कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अतः उन्हें शुद्ध अवस्था में लाने के लिए शोधक कारखानों की व्यवस्था होनी चाहिए। 7. नवीन खनिजों का पता लगाना। 8. खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग।
9. सुरक्षित भंडारगृहों की व्यवस्था। किस स्माइली खनिज प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण